साथियों, श्रमिक आवाज के यूट्यूब मंच पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 19 जनवरी को जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण दिवस है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ना केवल बीमा कर्मचारियों के लिए, अभिकर्ताओं के लिए, बल्कि इस पूरे देश के लिए। तो इस मौके पर हम नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष साथी संजीव शर्मा जी से कुछ बातचीत करेंगे, जिसे हम अपने साथियों तक ये पहुंचा पाए कि जीवन बीमा क्षेत्र का किस परिस्थिति में राष्ट्रीयकरण करना पड़ा था, राष्ट्रीयकरण के बाद जीवन बीमा क्षेत्र ने इस देश के लिए क्या किया और भविष्य में इसके आगे क्या चुनौतियां हैं और उन पर हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो इन सारी बातचीत को करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद साथी संजीव शर्मा जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथी संजीव जी, संजीव जी धन्यवाद गीता नमस्कार। जी। नमस्कार। श्रमिक आवाज के यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि कल जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण दिवस है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण सरकार को करना पड़ा। नमस्कार गीता जी, धन्यवाद। और निश्चित तौर पर कल का जो दिन है 19 जनवरी, वो न केवल भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर काम करने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, बल्कि उसके साथ साथ हिंदुस्तान के 13 लाख से ज्यादा अभिकर्ताओं के लिए और विक्रय वानियों के सारे साथियों के साथ साथ इस हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता के लिए भी कल का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। वो इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज से तकरीबन 69 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान की तत्कालीन सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ये निर्णय लिया था एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से 19 जनवरी 56 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी.डी. देशमुख जी के द्वारा 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को विलय करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की घोषणा की गई थी। और जो पृष्ठभूमि थी पूरी की पूरी, वो जानना बेहद जरूरी है कि आजादी के समय या आजादी से पहले इस हिंदुस्तान के अंदर जो भी इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही थी जीवन बीमा के क्षेत्र में, 245 कंपनियों के द्वारा हिंदुस्तान के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। उनको सेकंड ग्रेड का नागरिक माना जाता था, या कुछ लोगों को अगर इंश्योरेंस दिया भी जाता था तो उनसे काफी हायर प्रीमियम चार्ज किया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में, और उसके साथ साथ ये भी आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि जिस समय देश आजाद हुआ, देश की जो आर्थिक हालात थे, क्योंकि एक लंबे समय की दास्ता के बाद, गुलामी के बाद देश आजाद हुआ था, देश में निर्माण करने के लिए, देश के नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए जो संसाधन थे बहुत कम थे, और उसके लिए जो पूंजी की आवश्यकता थी, उस पूंजी को उस समय के उद्योगपतियों के द्वारा एक बॉम्बे प्लान के द्वारा बाकायदा घोषणा की गई थी कि देश के विकास के लिए, विशेष तौर से ढांचागत विकास के लिए हम किसी प्रकार की कोई पूंजी उपलब्ध नहीं कराएंगे, और उसके लिए पूंजी का जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों में निश्चित तौर पे बीमा क्षेत्र में जो पैसा एकत्रित किया जाता है, वो सारा का सारा पैसा देश के निर्माण में लोगों के माध्यम से एकत्रित करके उसको योगदान दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जीवन बीमा निगम के निर्माण का निर्णय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा लिया गया था। और हमको ये बताते हुए बेहद खुशी है कि जिस समय भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्माण किया गया था, उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना उस समय हिंदुस्तान में चल रही थी, और उस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम का योगदान 184 करोड़ रुपए का था। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से लेकर 22 के बीच में जो समाप्त हुई है, उस समय भारतीय जीवन बीमा निगम का जो योगदान है, वो 28 लाख करोड़ से ज्यादा का उस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम को जिन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था, उस यात्रा को पूरा करते हुए, देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम ने उसके धन की रक्षा करी है, बल्कि उनसे जो पैसा एकत्रित किया, उस पैसे को देश की सरकारों को समय समय पर उपलब्ध कराया है, जिससे देश के अंदर 1/4 विकास का कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे से संपन्न हो पा रहा है। अच्छा, हमें ये जैसा कि पता चला है कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने इस राष्ट्रीयकरण दिवस पर एक स्ट्रॉन्ग एलआईसी फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया के रूप में एक अभियान लिया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस अभियान के तहत आप क्या करने वाले हैं देश के अंदर, और जो वर्तमान में जीवन बीमा क्षेत्र के आगे क्या चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला किस तरह से किया जाएगा। निश्चित तौर पर ऑल इंडिया इंश्योरेंस बैंक के द्वारा जो चेन्नई में वर्किंग कमेटी आयोजित की गई, उसमें निर्णय लिया गया है कि देश की बेहतरी के लिए, देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और देश के विकास के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और इस बात को भी आपसे साझा करते हुए हमको
से लेकर अब तक भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा एक शानदार योगदान दिया गया है, जिसकी धनराशि तकरीबन 55 लाख करोड़ के आसपास है। हम भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी आने वाले समय में इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए देश के जन जन तक इस अभियान को ले जाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों को समाज सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनसे जो पैसा एकत्रित किया जाएगा, उसको हम देश की सरकार के माध्यम से देश के लोगों के पास, जो आज भी बहुत डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग बाग हैं, जिनके पास सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है, बहुत कम पैसा है और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आज उन क्षेत्रों में जाने से कतरा रही हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो ये अभियान है पूरे वर्ष चलने वाला है, जिसमें लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए हम उनको बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए और भारतीय जीवन बीमा निगम का जो वर्तमान स्वरूप है, इसकी रक्षा के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करते हुए, क्योंकि सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आने वाले सत्र में पार्लियामेंट के सरकार के द्वारा बीमा कानून संशोधन करके प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा बड़ी तादाद में लाइसेंस देकर और उनके लिए जो न्यूनतम पूंजी की व्यवस्था उसको कम करके वो धीरे-धीरे उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जो आजादी से पूर्व की परिस्थितियां थी। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान स्वरूप की रक्षा करते हुए और स्ट्रॉन्ग एलआईसी और स्ट्रॉन्गर इंडिया का जो कैंपेन है, ये निश्चित तौर पर देश के लोगों की आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऑल इंडिया इंश्योरेंस प्रेजेंट के द्वारा जो आह्वान किया गया है, इसको हम लोग आपको बताते हुए खुशी है कि आज ही से उसको प्रारंभ कर दिया गया है। हिंदुस्तान के अच्छा, जगह-जगह अच्छा। पर आज तो बहुत सारे उसमें कार्यक्रम क्या आयोजित आज किए गए क्या हैं। अपने कार्यक्रम नॉर्थ करेंगे? सेंट्रल जोन में भी बरेली में और मेरठ में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। कल इस क्रम में बहुत जगह पर इस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये देश के लोगों को मजबूत करने की दिशा में एआईई के द्वारा एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया गया। तो संजीव जी, जैसा कि आपने बताया कि एलआईसी के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये चुनौतियां और क्या-क्या हैं? हाँ, सरकार के द्वारा और आईआरडीए के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि बीमा उद्योग में सुधार के नाम पर उनके द्वारा जो कानून लाया जा रहा है, उसके अंतर्गत न केवल वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसको 100% करना चाहते हैं और उसके साथ-साथ वो हर कंपनी के लिए जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, जो संसद का अधिकार है, उसको भी डाइल्यूट करके इस अधिकार को आईआरडीए को देना चाहते हैं। जो निश्चित तौर पर ये दोनों कदम है देश की अर्थव्यवस्था के लिए और बीमा उद्योग के लिए घातक कदम होंगे। वो इस मायने में होंगे कि 74% की सीमा होने के बावजूद भी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो हिंदुस्तान के बीमा उद्योग में अभी तक केवल 33% के आसपास है। ऐसे सूरत हालात में 100% करने का मतलब ये होगा कि पूरे के पूरी देश की बचत के ऊपर इन कंपनियों का एक अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा, जो देश के लिए घातक कदम होगा। ऐसी परिस्थितियों में और इंडिया इंश्योरेंस बैंक के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सरकार के इस कदम के हम लोग विरोध करते हुए देशव्यापी हड़ताल करेंगे। सरकार के द्वारा इस कानून को संसद में पारित किया जाता है और सरकार से गुजारिश करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए इसके ऊपर उसको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों की बचत के ऊपर जो ऑलरेडी एक क्राइसिस है, लगातार फाइनेंशियल सेविंग और डोमेस्टिक सेविंग को गिरावट की ओर है। पिछले 2 साल में इसमें खास तौर से बहुत बड़ी और तीव्र गिरावट देखी गई है। ऐसी परिस्थितियों में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन लगातार कैंपेन करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है। जी, धन्यवाद संजीव जी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, वो देश की घरेलू बचतों का होता है। और सन 2008 में जब आर्थिक मंदी दुनिया के अंदर आई थी, तब भारत सरकार ने ये स्वीकार करा था कि ये देश अगर आर्थिक मंदी से बच सका तो इसलिए क्योंकि इसका फाइनेंशियल सेक्टर पब्लिक सेक्टर में है और इसलिए हम इस बैंक और बीमा ने इस देश को बचाया था। मगर आज जिस तरीके से जीवन बीमा क्षेत्र पर हमला किया जा रहा है, इसके राष्ट्रीयकृत स्वरूप पर, जिस तरह से और क्षेत्रों पर हमला किया जा रहा है, तो ये मैं समझती हूँ कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने एक बहुत ही सूझबूझ कर निर्णय लेते हुए इस अभियान की कॉल दी है कि स्ट्रॉन्ग एलआईसी फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया। क्योंकि अगर एलआईसी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो तमाम देश की योजनाओं में अपना निवेश कर सकेगी, जिससे कि न केवल बीमा धारकों को लाभ मिलेंगे बल्कि इस देश के हर आम नागरिक के हिस्से में भारतीय जीवन बीमा निगम का योगदान आएगा। और हम ये कामना करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम ने आज तक इस देश को बनाया है और चलाया है, और उसी तरह से इस देश के लोगों ने जो अपना प्यार एलआईसी के प्रति जताया है, जो विश्वास दिया है, ये कायम रहेगा और हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर, पहले से ज्यादा बेहतर होकर इस देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम का परचम ऊंचाई रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। थैंक यू।